नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो पे हम लोग देखेंगे जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है, इसी महीने जो होने वाला है 2023 का जो सीटेट एग्ज़ाम है, उसको हम कुछ भी पढ़े बिना, कुछ भी स्टडी कर किए बिना कैसे पास कर सकते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। आप लोग देख ही सकते हैं, वीडियो का टाइटल यही है, यू कैन पास सीटेट 2023 विदाउट स्टडिंग एनीथिंग। हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप लोगों को दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर आप लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ प्रूफ कि आप लोग सिर्फ अपना जनरल नॉलेज से, सिर्फ आपका बेसिक नॉलेज से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि हम लोग मान के चलेंगे कि हम लोगों को कुछ नहीं आता है और हम लोगों ने सिलेबस तक खोला नहीं है, तब भी हम लोग कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं, इसी चीज़ को देखेंगे, काउंट करेंगे और उसके बेसिस पे ही हम लोग अपना रिजल्ट बनाएंगे। तो ये जो है 2021 का पेपर है, 2021 का पेपर हम लोग देखेंगे। आज सीडीपी का पार्ट जो है 30 क्वेश्चन हम लोग इसमें हल करेंगे इस वीडियो पे। आगे आने वाले वीडियो पे और दूसरा सब टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये पेपर जो है ये आई सीरीज का है, तो अगर आप लोगों के पास आई सीरीज वाला है तो उससे मिला सकते हैं, या फिर दूसरा कोई भी सीरीज़ का होगा तो अभी क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं, खाली थोड़ा ऑर्डर चेंज कर देते हैं क्वेश्चन का। तो आप लोग क्वेश्चन देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो भी यहाँ से ही देख के सॉल्व कर सकते हैं। अभी एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है कि आप बहुत चीज़ों को देखें या फिर ढूंढें, तो इस वीडियो को करते जाए। बहुत धीरे धीरे मैं इस वीडियो को शूट करूँगा, धीरे धीरे समझाऊँगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से यहाँ पे भी करके जा सकते हैं। तो ये पहला भाग है, पार्ट वन में हम लोग जानते हैं सीडीपी होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। इसको हम लोग क्वेश्चन ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ेंगे, जहाँ तक इंग्लिश में हम लोग इसको समझ सकते हैं, इंग्लिश में ही समझने का कोशिश करेंगे, और डिस्कस हम लोग हिंदी में करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक है सीडीपी का क्वेश्चन, और इस वीडियो का बनाने का यही मकसद है मेरा कि अगर आप लोग कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है सीटेट को लेकर, जो कि अगस्त में होने वाला है इसी महीने, तो इसको लेके बहुत कम दिन रह गया, तो अभी भी जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है उन लोगों के मन में भी एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो को ऐसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन पेपर को ऐसे सॉल्व करेंगे कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आपको मतलब एकदम जीरो नॉलेज है, तब भी कैसे आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन आप इस पेपर से लगा सकते हैं, वही देखेंगे। आप लोग प्लीज़ एक पेन और पेपर लेके बैठिएगा। इसमें आप लोगों को कोई नोट नहीं बनाना है, कुछ नोट्स नहीं बनाना है, लेकिन जब मैं पढ़ते जाऊंगा और सॉल्व करते जाऊंगा, आप लोग खाली कितना मार्क सॉल्व कर पाए हैं एज ए स्टूडेंट, जिनको कि कुछ मालूम नहीं है, इस सिलेबस के बारे में भी अगर कुछ मालूम नहीं है, तब भी कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं, उसको आप मार्क करते जाइएगा, नंबर दीजिएगा। नंबर जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है, अगर इसको हम लोग अपना जो बेसिक नॉलेज है, एकदम जो साधारण ज्ञान है, अगर उससे हम सॉल्व कर पाए, तभी आप इसको लिखिएगा। ऐसे करते हुए एकदम जनरल नॉलेज से हम लोग कितने क्वेश्चन को कर पाते हैं, इसको लास्ट में काउंट करके देखिएगा। बहुत ज़्यादा नंबर आप लोगों का सिर्फ जनरल नॉलेज से आ जाएगा। इसीलिए इस वीडियो का थंबनेल मैंने ऐसा रखा कि अगर आप कुछ भी ना पढ़ के गए हो अभी तक, अगर आप जीरो नॉलेज के हुए, तब भी कैसे आप सीटेट को दे सकते हैं और पास भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि जिसमें कि हम लोगों को कुछ नॉलेज चाहिए होगा, उसको हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे, लेकिन वो सब क्वेश्चन को आप लोग काउंटिंग में मत रखिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास यही है कि देखिए, लिखा गया है क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर गेटिंग हार्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग। तो एक प्ले एक्टिविटी क्लास में हो रहा था और उसमें हार्ट हो गया, रोहन जो है उसको कुछ हार्ट हो गया, रोहन मतलब कुछ उसको दुख लगा, कहीं पे वो चोट खाया, जैसे भी हो, तो वो रोने लगा। सीइंग दिस हिज फादर रेस्पोंडेड। ये देखते हुए, क्योंकि रोहन रो रहा था, ये देखते हुए उसके फादर ने बोला, उसके पापा ने बोला, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। तो पापा ने क्या बोला कि लड़कियों की तरह मत बिहेव करो, लड़के रोते नहीं। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, दिस स्टेटमेंट बाय द फादर। तो पिता के द्वारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया कि लड़के रोते नहीं, लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के रोते नहीं, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है,
ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, ऑप्शन नंबर 3 है रिड्यूसेस जेंडर बायस, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोमोट्स जेंडर इक्वलिटी। तो यहाँ पे आप अभी ऑप्शन को देखिए, खाली ऑप्शन को अगर आप लोग देखिएगा तो 3 ऑप्शन तो सेम चीज को बोल रहा है। जैसे कि 2 नंबर ऑप्शन देखिए चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, तो जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है, मतलब उसका ऑपोजिट बोल रहा है, स्टीरियोटाइप नहीं है, चैलेंज करता है। 3 नंबर क्या बोल रहा है रिड्यूसेस जेंडर बायस, तो इसमें भी बोल रहा है कि जेंडर बायस या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप जो है उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। चैलेंजेस और रिड्यूस एक ही जैसा हो गया मीनिंग। और 4 नंबर बोला है प्रोमोट्स जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। तो जेंडर इक्वलिटी मतलब जैसे कोई भेदभाव ना करना, लड़का या लड़की में कोई भेदभाव ना करना, उसको जेंडर इक्वलिटी बोलते हैं। तो इसको प्रमोट करता है। तो तीन ऑप्शन दिया गया है। 2 नंबर ऑप्शन में बोला है कि चैलेंज करता है ऐसे स्टीरियोटाइप को। स्टीरियोटाइप बोले तो जैसे जो लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, बोलते हैं कि इस जेंडर को ऐसे रहना चाहिए, उस जेंडर को वैसे रहना चाहिए, वो हो गया स्टीरियोटाइप। एक फिक्स पैटर्न कोई कोई लोगों के दिमाग में रहता है कि लड़का है तो ऐसा ही करेगा और लड़की है तो ऐसे ही करेगी, तो वो हो गया स्टीरियोटाइप। इसको चैलेंज करता है बोला है 2 नंबर। 3 नंबर बोला है रिड्यूस करता है जेंडर बायस को, जेंडर बायस जो है उसको कम करता है। और 4 नंबर बोला है प्रोमोट्स जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। तो ये तीनों ऑप्शन का मीनिंग सेम हो गया, तो आपका उत्तर होगा एक ही ऑप्शन। 3 ऑप्शन तो आपका उत्तर नहीं होगा। और उसमें एकदम क्लियरली क्वेश्चन में बोला गया है कि पापा ने क्या बोला कि लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, लड़के रोते नहीं। तो इसमें तो देखा गया है कि पापा के मन में पहले से फिक्स है, स्टीरियोटाइप है कि लड़का ऐसा होगा, लड़की ऐसी होगी। तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या दे सकते हैं, इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं, देखिए इसका उत्तर हम लोग क्या दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्स जेंडर स्टीरियोटाइप। तो पापा ने जो स्टेटमेंट दिया उससे हम लोगों को पता चलता है कि पापा के मन में जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कोई सिलेबस देखने की जरूरत है या फिर आप लोगों को कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत है क्या? नहीं है। ये जनरल नॉलेज से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए कि 1 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का 1 मार्क हम लोगों को मिल गया, 1 नंबर हम लोगों को मिल गया। अभी 2 नंबर देखेंगे और इसमें सॉल्व करते वक्त आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। जब आप लोग सीटेट एग्जाम देंगे तो मन में एक चीज रखिएगा कि आप एक टीचर है। आप क्या है? आप एक टीचर है और आप एक बहुत ही अच्छे टीचर है, मतलब एकदम जो कि मॉडल टीचर है। आप सब अच्छा काम आप करिएगा जो कि बच्चों के लिए, बच्चों के हित में हो, जो कि आपके स्टूडेंट के हित में हो। ऐसा अगर आप सोच लीजिएगा, एक सोच अगर बना लीजिएगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। देखिएगा आगे आगे आप लोग जब देखिएगा तब मालूम चलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा है इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेसिव का क्या मीनिंग समझ में आता है? प्रोग्रेसिव मतलब कुछ अच्छा ऐसा ही समझ में आता है। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, ठीक है। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम, जहां जहां इंग्लिश में थोड़ा टर्म में हम लोग को दिक्कत होगा वहां पे हम लोग हिंदी भी देख सकते हैं। देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में, है कि नहीं? तो प्रगतिशील कक्षा मतलब जो कि एक अच्छा सेंस में बोला जा रहा है प्रगतिशील। तो क्या बोला है? इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या हो सकता है इन चारों में से? ए टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। एक प्रगतिशील क्लासरूम में टीचर क्या करेगा? फिक्स्ड करिकुलम को रखेगा, मतलब एक करिकुलम रखेगा, सिर्फ उसी को पढ़ाएगा, थोड़ा भी इधर उधर फ्लेक्सिबल नहीं होगा। तो ए ऑप्शन हो सकता है क्या? आप लोग सोचिए, अभी आंसर नहीं देना है, आप लोग सोचिए। दूसरा ऑप्शन भी हम लोग देख लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 2-3 ऑप्शन में 2 ऑप्शन ऐसा लगे या फिर 3 ऑप्शन ऐसा लगे कि यही होगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा आप लोगों को वही देना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हम लोग देख लिए। अभी ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? द एम्फोसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन एमंग स्टूडेंट्स। तो बोला है कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या करना है? बच्चों के बीच कंपटीशन को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। तो कंपटीशन मतलब जैसे एक बच्चे को 50 नंबर मिला तो ज्यादा से ज्यादा नंबर दूसरा बच्चे को मिले, ऐसा एक माहौल क्रिएट करना है, ऐसा बोल रहे हैं। 3 नंबर ऑप्शन देखिए। 3 नंबर ऑप्शन में क्या बोला है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। एम्पल अपॉर्चुनिटीज मतलब पर्याप्त अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। क्या, किसके लिए? शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ज्ञान को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन मतलब ज्ञान लाभ करने के लिए या फिर कोई भी चीज के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहिए शिक्षक को, ये बोल रहे हैं।
और 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, 3 नंबर क्या हो सकता है कि नहीं प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। देखिए आप लोग एक बार सोच के अभी आंसर मत दीजिए, खाली सोचिए कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। 3 नंबर ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रगतिशील क्लासरूम में ऐसा एक क्लासरूम होगा जहां पे टीचर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। किसके लिए, ताकि नॉलेज ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मिल सके। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, देख लेते हैं। उससे अच्छा अगर 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा तो वो भी हो सकता है, देख लेते हैं। 4 नंबर में क्या बोला, 4 नंबर में बोला स्टूडेंट शुड बी लेवल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। स्टूडेंट को जो उनका एकेडमिक स्कोर होगा उसके बेसिस पर लेवल करना चाहिए। मतलब जैसे हम लोग स्टूडेंट को, हम लोगों के क्लास में 10 स्टूडेंट हो गया, 10 स्टूडेंट को 10 तरीके का नंबर मिलेगा, तो हम लोग छाट लेंगे कि A2 बच्चा अच्छा है, A5 बच्चा एवरेज है और A3 बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है। ऐसा करना चाहिए क्या, बोलिए, ऐसे लेवल करना चाहिए क्या? तो कोई भी एक प्रगतिशील टीचर ऐसा नहीं करेगा, है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला कि आप लोगों को खुद को क्या समझना चाहिए, बहुत अच्छा टीचर समझना चाहिए। तो अगर आप बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया टीचर होंगे तो आप अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे कि तुम लोग बुरे स्टूडेंट हो, तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन देख के हमको ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन जवाब क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर 3, एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। यही हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर अपना जनरल नॉलेज से दे सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, ए टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि टीचर ने ऑब्जर्व किया, मैंने मान लीजिए आप टीचर है और आपने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी चल रहा था, एक जगह तक स्टूडेंट्स ने उस पर काम किया, उसके बाद वो लोग फर्दर प्रोसीड नहीं कर पा रहे और काम उस पर नहीं कर पा रहे, कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, उनको कुछ हिंट देना चालू किया, कुछ हिंट देना शुरू किया, क्वेश्चन पूछने लगे कि व्हाट, व्हाई, हाउ, तो क्या है, क्यों है, कैसा है, किस लिए है, ऐसा, ताकि क्वेश्चन फॉर्म में जब आप लोग पूछेंगे तो उसका जवाब स्टूडेंट देगा और उससे उसको कुछ आसानी होगा। तो ये जो पद्धति है कि जहाँ पे स्टूडेंट अटक रहा है कुछ एक्टिविटी में, उसको हेल्प करने के लिए हम लोग उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं एज ए टीचर। तो वाइगोट्स्की का जो थ्योरी है, वो थ्योरी के अनुसार इस स्ट्रेटेजी को, ये स्ट्रेटेजी जो है वो क्या करेगा, ये जो टीचर का स्ट्रेटेजी होता है कि क्वेश्चन पूछना, ये स्ट्रेटेजी क्या करेगा। ऑप्शन ए है डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। देखिए अगर आपको वाइगोट्स्की के थ्योरी के बारे में कुछ पता नहीं है तब भी इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। मैंने जो पहले कहा उसी चीज को आप लोग मान के चलिए कि आप एक टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, बस उस एजम्पशन को पकड़ते हुए ही आपका इसका भी आंसर निकल जाएगा। वाइगोट्स्की ने क्या बोला था वो हम लोग को मान लीजिए कि कुछ मालूम नहीं है, अगर मालूम है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर मालूम नहीं है तब भी चलेगा। कैसे चलेगा, देखिए 1 नंबर ऑप्शन क्या है, डीमोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न। अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसको एक काम दिया गया था, जिसमें वो काम कर रहा था, एक जगह पे जाके वो रुक गया, तो उसको हेल्प करने के लिए हिंट अगर दे रहे हैं, हिंट क्वेश्चन पे बोला गया कि हिंट दे रहे हैं आप, कैसे, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछ के हिंट दे रहे हैं, तो इससे क्या चिल्ड्रन डिमोटिवेट होगा, नहीं होगा। तो हम लोग का जो ऑप्शन 1 है वो तो नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। स्कैफोल्ड का मतलब क्या है, एक बेस क्रिएट करेगा लर्निंग के लिए, सीखने के लिए एक बेस क्रिएट करेगा। क्वेश्चन में फिर से आइए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आप हिंट दे रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हैं, है कि नहीं, आप स्टूडेंट को हेल्प कर रहे हैं। एज ए टीचर आप स्टूडेंट को जो काम पे वो रुक गया उस काम को कंप्लीट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो हेल्प टीचर जब करेगा तब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा। तो डिमोटिवेट कैसे होगा चिल्ड्रन, तो 1 नंबर ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक लर्निंग के लिए एक बेस क्रिएट करेगा, स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग बोल रहा है, मतलब एक बेस क्रिएट करेगा। तो एक पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है, तो ये हो सकता है। 3 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 3 नंबर में बोला है कॉज विड्रॉल टेंडेंसी एमंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के बीच विड्रॉल टेंडेंसी करेगा, मतलब स्टूडेंट्स इस काम को छोड़ देंगे, काम से विड्रॉ कर जाएंगे, विड्रॉल कर देंगे, ऐसा कुछ बोला गया है। तो ये पॉजिटिव नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। चौथा क्या बोल रहा है, बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो बोल रहा है कि आपने जो किया है वो मीनिंगलेस होगा। एज ए टीचर आप क्यों करेंगे मीनिंगलेस चीज, कोई भी टीचर मीनिंगलेस चीज क्यों करेगा। टीचर जो भी करेगा क्लासरूम में
वो स्टूडेंट का लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करने के लिए करेगा। तो ये भी ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है क्या हो पाएगा? ये भी एक निगेटिव ऑप्शन है, तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट दिया गया है वो पॉजिटिव है, आप हेल्प कर रहे हैं स्टूडेंट को, हिंट दे रहे हैं, तो इसके लिए आपका आंसर भी क्या होगा? पॉजिटिव एक टू ऑप्शन निकल के आएगा। तो ये चारों ऑप्शन में हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 जो है वही एक पॉजिटिव आंसर दिख रहा है। तो इसको भी आप जनरल नॉलेज से ऐसे दे सकते हैं, और इसका आंसर भी यही है कि जो आप करेंगे वो क्या करेगा? एक लर्निंग के लिए एक बेस क्रिएट करेगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग मार्क कर सकते हैं कि इसका भी हल हम लोगों ने जनरल नॉलेज से किया है। अब तक हम लोगों ने 1 2 3 तीनों क्वेश्चन का आंसर किया है, और तीनों का आंसर हम लोग सिर्फ जनरल नॉलेज से किए हैं, अपना बेसिक जो नॉलेज है उससे किए हैं, सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। सोशलाइजेशन, सामाजिकीकरण, मतलब अगर आपको एक्चुअल टर्म का मीनिंग भी पता नहीं है तब भी सोशलाइजेशन मतलब क्या? घुलने मिलने में। अगर हम लोग सोशल कब होते हैं? जब हम लोग समाज में घुल मिल जाते हैं। तो अगर एक बच्चा को, कोई भी एक स्टूडेंट हो, उसको अगर सोशलाइजेशन करना है, चिल्ड्रन का सोशलाइजेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में करेक्ट क्या है? तो ऑप्शंस देखते हैं डायरेक्ट। याद रखिएगा, सोशलाइजेशन मतलब घुल मिल जाना। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है? स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। तो बोला गया है कि स्कूल जो है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट है, और जो फैमिली है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट है। इसका मतलब यही समझ में आता है कि सबसे पहले हम लोग कहाँ से सीखते हैं? एज ए चिल्ड्रन, कोई भी चिल्ड्रन हो, एक शिशु सबसे पहले सोशलाइजेशन, घुलना मिलना कहाँ पे सीखता है? फैमिली पे सीखता है, अपना परिवार पे सीखता है, उसके बाद स्कूल पे सीखता है। ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है। 1 नंबर ऑप्शन यही बोल रहा है कि प्राइमरी जो है वो फैमिली है, और सेकेंडरी जो है वो स्कूल है सोशलाइजेशन का एजेंट। मतलब सोशलाइजेशन करवाने के लिए, एक चिल्ड्रन को घुलना मिलना सिखाने के लिए सबसे पहले प्राइमरी एजेंट क्या है? फैमिली है, और सेकेंडरी एजेंट क्या है? स्कूल है। ये ऑप्शन नंबर 1 बोला है। ऑप्शन नंबर 2 बोला है स्कूल इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। बोल रहे हैं स्कूल प्राइमरी है, स्कूल सबसे आगे आता है, उसके बाद में जो पीयर्स है, पीयर मतलब जो उसका साथ का जो बच्चा लोग है, मतलब जो दोस्त होता है, जो फ्रेंड्स होता है, वो सेकेंडरी है। तो स्कूल को प्राइमरी बोला गया है, पीयर्स को सेकेंडरी बोला गया है, इसमें फैमिली का कोई बात नहीं बोला गया है। 3 नंबर ऑप्शन बोला है पीयर्स आर प्राइमरी एंड फैमिली इज सेकेंडरी, इसमें स्कूल के बारे में नहीं बोला है, पीयर्स को प्राइमरी बोला है और फैमिली को सेकेंडरी बोला है। चौथा बोला है फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, फैमिली और मास मीडिया दोनों को सेकेंडरी बोला गया है। तो इसमें देखिए, इसमें भी आप लोग अगर पढ़े होंगे कि प्राइमरी एजेंट कौन है, सेकेंडरी कौन है, तब तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं, अगर कुछ नहीं पढ़े, जैसे मान के चलिए प्राइमरी सेकेंडरी आप कुछ पढ़े नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, तब भी आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए सीटेट में तो नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, तो आप लोगों को आइडिया के ऊपर भी क्वेश्चन का आंसर देके आना है, और 150 नंबर में 150 नंबर ही अटेम्प्ट करना है आप लोगों को। कोई भी आंसर आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। तो इसको अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो इसमें सबसे सुटेबल आप लोगों को कौन सा लगता है? आप लोग खाली सोचिए, कोई भी अगर बच्चा है तो घुलना मिलना पहले कहाँ सीखेगा? सबसे पहले जब वो एकदम शिशु है, जब वो बात करना सीख रहा होगा, चलना सीख रहा होगा, तब वो कहाँ रहा होगा? वो फैमिली में रहा होगा, या फिर स्कूल में रहा होगा, अपना परिवार के लोगों के बीच रहा होगा, या फिर स्कूल में रहा होगा, या फिर दोस्तों के बीच रहा होगा। तो सबसे पहले तो फैमिली ही आता है, तो फैमिली प्राइमरी होना चाहिए, और फैमिली प्राइमरी एक ही ऑप्शन में लिखा गया है, वो है ऑप्शन नंबर 1। देखिए इसमें लिखा गया है फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। और बाकी सब में क्या है? 2 नंबर ऑप्शन में फैमिली के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। 3 नंबर ऑप्शन में फैमिली बोला है, लेकिन फैमिली सेकेंडरी बोला है, नहीं हो सकता है। 4 नंबर ऑप्शन में फैमिली को फिर से सेकेंडरी बोला है, बोथ आर मास मीडिया और फैमिली के बारे में बोला गया है, दोनों को सेकेंडरी बोला गया है। तो इसके लिए भी हम लोग इसको भी अपना नंबर काउंट में रखेंगे, क्योंकि इसको भी हम लोग आसानी से, अगर थोड़ा हम लोगों का दिमाग लगाएंगे तो इसका भी आंसर हम लोग दे सकते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 1 होगा आंसर। 4 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, और ये हम लोग दे सकते थे अपना बेसिक नॉलेज से। तो इसको भी हम लोग काउंट करेंगे। अभी 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, theory of multiple intelligence emphasizes that। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो थ्योरी है वो क्या कहता है? तो ऑप्शन सर, इंटेलिजेंस क्वेश्चन मतलब आईक्यू कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। तो बोला गया आईक्यू खाली ऑब्जेक्टिव टेस्ट के द्वारा ही हिसाब किया जा सकता है। 2 नंबर बोला है इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। मतलब डोमेन का मतलब क्या है? किसी भी एक फील्ड में आपका इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस है, तो ये क्या एंश्योर करता है कि आपका इंटेलिजेंस बाकी सब डोमेन में है, बाकी सब फील्ड में आपका इंटेलिजेंस है। 3 नंबर बोला गया है कि देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। तो 3 नंबर में बोला है कि बहुत तरीके का इंटेलिजेंस हो सकता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट तरीके का इंटेलिजेंस हो सकता है। 4 नंबर बोला है देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। तो ये 4 ऑप्शन है, इसका हिंदी भी आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। इसमें बोला गया है हिंदी में, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि 1 नंबर बोला है बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। 2 नंबर बोला है एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। 3 नंबर पे बोला है बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। और 4 नंबर बोला है बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती है। तो ये जो 4 नंबर ऑप्शन है, 4 नंबर को देखिए पहले क्या बोला है कि देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, मतलब व्यक्तिगत तौर पर बुद्धिमत्ता में कोई डिफरेंस नहीं होता है, इंटेलिजेंस में कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये तो नहीं हो सकता है, सबका डिफरेंस सबका इंटेलिजेंस एक तरीके का नहीं होता है। व्यक्ति जब एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस और दूसरे व्यक्ति का इंटेलिजेंस सेम टू सेम नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर क्या बोला है, बोला है कि 3 नंबर देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, बहुत तरीके का बुद्धिमत्ता हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि एक आदमी होगा जो किसी एक काम में उसका इंटेलिजेंस बहुत होगा, लेकिन दूसरा काम में नहीं भी हो सकता है। दूसरा आदमी होगा उसका कोई अलग काम में इंटेलिजेंस होगा, लेकिन जो पहला व्यक्ति का इंटेलिजेंस था उस फील्ड में उसका इंटेलिजेंस नहीं भी हो सकता है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस आर देयर। ठीक है, बहुत तरीके का इंटेलिजेंस हो सकता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का आंसर हो सकता है। बाकी दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। 2 नंबर ऑप्शन है इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। ये तो नहीं हो सकता है, किसी एक फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप सभी फील्ड में अच्छे होंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, उनका क्रिकेट में बहुत अच्छा नॉलेज है, इंटेलिजेंस है, क्रिकेट कैसे खेलते हैं, किस बॉल को कैसे शॉट खेलना है, किस बॉल को छोड़ देना है। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर को अगर आप गाना गाने के लिए बोलेंगे तो वो इतना अच्छा गा भी सकते हैं या फिर नहीं भी गा सकते। तो इसीलिए बोला गया कि इंटेलिजेंस इन वन डोमेन डज नॉट एंश्योर इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन। तो यहाँ पे तो एंश्योर बोला है, ये गलत हो जाएगा। और 1 नंबर ऑप्शन में बोला गया कि आईक्यू जो है वो खाली ऑब्जेक्टिव टेस्ट से ही मेजर किया जा सकता है। ये भी नहीं हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, कुछ डेस्क्रिप्टिव टेस्ट भी हो सकता है, कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट भी हो सकता है कि नहीं। तो इसको भी हम लोग गलत मानेंगे। तो इसके लिए हम लोग का आंसर निकल जाएगा, 5 नंबर का आंसर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल नॉलेज से इसका आंसर दे सकते हैं। खाली थोड़ा आप लोगों को ऑप्शन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़िए या फिर हिंदी में पढ़िए, जिसको जिसमें कंफर्ट है। और अगर किसी को दोनों पढ़ना आता है तो दोनों पढ़िए, जितना आप पढ़िएगा उतना अच्छा इसका मीनिंग निकल के आएगा। और सीटेट में देखिए एक चीज है, आप लोगों को बहुत फास्ट पढ़ना होगा, लेंदी पेपर होता है, समय कम हो जाता है। हालांकि समय दूसरे एग्जाम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा दिया जाता है इसमें, लेकिन फिर भी समय कभी कभी कम हो जाता है, क्योंकि आपको इंग्लिश में पैराग्राफ करना है, लैंग्वेज पेपर दूसरा जो होगा उसमें भी पैराग्राफ वगैरह होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, सीटीपी, ईवीएस और मैथ्स जो होता है, ये तीनों को पहले कर लेना चाहिए, फिर जाना चाहिए आपको इंग्लिश और दूसरा लैंग्वेज पेपर में। क्योंकि उसमें अगर आप बहुत ज्यादा टाइम दे देंगे तो ये सब आप कर नहीं पाइएगा। तो इसमें भी आप बहुत जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप लोगों का एक हैबिट बन जाएगा। अभी जितना दिन भी बाकी है, कोशिश कीजिए हर दिन एक एक पेपर का प्रैक्टिस आप लोग करें प्रीवियस ईयर का। दूसरा कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने का जरूरत नहीं है, आप लोग खाली प्रीवियस ईयर पेपर कीजिए, तो पैटर्न आप लोगों को पूरा याद रहेगा और उसी पैटर्न से जब क्वेश्चन आएगा आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अभी 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग's theory, performing an act and doing something because others approach it represents dash stage of morality। तो ये मॉरलिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का थ्योरी है उसके ऊपर पूछा है कि दूसरा कोई आपको अप्रूव कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको अप्रूव कर रहा है, वाहवा दे रहा है, कुछ कर रहा है, इसलिए आप कुछ कर रहे हैं, कोई एक्ट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं ताकि दूसरे आपको अप्रूव करे या फिर वाहवा दे, मतलब आपका गुणगान करे दूसरे। एक मॉरलिटी का कौन सा स्टेज को रिप्रेजेंट करता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस आर प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड फॉर्मल कन्वेंशनल। तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें जो है कोलबर्ग का 3 ऐसा स्टेज था कोलबर्ग के हिसाब से।
वो 3 स्टेज थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। तो 4 नंबर जो है वो तो होगा ही नहीं, फॉर्मल कन्वेंशनल, उसको आप लोग भूल जाइए। बाकी 3 ऑप्शन में कौन सा होगा आंसर? ये होगा कन्वेंशनल स्टेज। लेकिन अगर आप ये पढ़े नहीं है तो इसका जवाब आप लोग नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए इसका जवाब तो होगा ऐसे ऑप्शन नंबर 2 कन्वेंशनल। लेकिन आप लोगों को इसको काउंट करने का जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए आप लोग नहीं कर पाए एग्जाम में, इसको छोड़ दीजिए। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें कि हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर अपने जनरल नॉलेज से दे पाए। जो छठा क्वेश्चन था उसको करने के लिए हम लोग को थोड़ा पढ़ाई करना होगा, कोलबर्ग थ्योरी पढ़ना होगा। ज्यादा टफ नहीं है, अगर आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखिए, आप सिर्फ जितना दिन बचा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ऐसे ही पास कर लीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग हिसाब में नहीं रखेंगे 6 नंबर को। 7 नंबर क्वेश्चन है, लेव वाइगोट्स्कीज सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग emphasizes importance of dash in the learning process। इसमें भी हम लोगों को पढ़ाई करना होगा, है कि नहीं? क्योंकि ये सब थ्योरी से आता है, जो जैसे कोलबर्ग का थ्योरी हो गया, वाइगोट्स्की का हो गया, पियाजेट का हो गया, ये सब थ्योरी आप लोगों को अगर करना है, ये सब क्वेश्चन करना है, मोटा मोटी 5-6 क्वेश्चन आता है इन लोगों से। कभी कभी कम भी आ जाता है, कभी कभी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है। पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, इसका ये सब का क्वेश्चन का आंसर पढ़ने से ही निकलेगा। बाकी जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होगा वो सब आप लोग जनरल नॉलेज से दे सकते हैं। तो इसका क्या 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 पूछा है कि वाइगोट्स्की का सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फासिस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश, किस चीज के बारे में इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये सब जो क्वेश्चन हम लोग विदाउट पढ़ाई आंसर कर सकते हैं उसी को हिसाब में रखेंगे, तो इस 7 नंबर का भी हिसाब में नहीं रखेंगे। लेकिन एक बात आप लोग समझ लीजिए, जब भी वाइगोट्स्की का बात आएगा आप लोग 3 चीजों के बारे में याद रखिएगा, 3 वर्ड। अभी के लिए आप लोग खाली 3 वर्ड को याद रखिए। वाइगोट्स्की को अगर पढ़ने का समय आपके पास नहीं है, इच्छा नहीं है, साहस नहीं है, कुछ भी हो, जैसे भी हो कि समय कम है अभी पढ़ेंगे तो क्या होगा, नहीं हो, 3 वर्ड को आप लोग याद रख लीजिए। अभी मैं बोल देता हूँ, ये 3 वर्ड की वर्ड है, इसी से क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोगों को। 7 नंबर क्या बोला है कि सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव किसके ऊपर एम्फासिस करता है। तो क्या 3 वर्ड है? वाइगोट्स्की जब भी आएगा, कल्चर एक शब्द है, कल्चर, उसको याद रखिए। दूसरा है एसिस्ट या फिर एसिस्टेड लर्निंग। जैसे कल्चर हम बोले तो कल्चर के साथ में जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है कल्चरल टूल्स, एक ही है, सेम चीज है, कल्चर हो कल्चरल टूल हो, ठीक है। ऐसे ही एसिस्ट आएगा या फिर एसिस्टेड टीचिंग आएगा। और तीसरा है प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये 3 शब्द को आप लोग याद रखिए, वाइगोट्स्की से रिलेटेड है। तो इसका आंसर भी हम लोग दे सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, कल्चर जहां पे आएगा वाइगोट्स्की से रिलेटेड होगा, तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं कल्चरल टूल्स, जो कि इसका आंसर सही आंसर है भी। तो वाइगोट्स्की ने क्या बोला था कि जब जो लर्निंग है उसके ऊपर कल्चर का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। वाइगोट्स्की ने ये बोला था, जो शिशु जो भी सीखता है उसके लिए उसका जो कल्चर है, जो जिस कल्चर में वो पला बड़ा, जिस कल्चर में वो पैदा हुआ, जिस कल्चर में वो बड़ा हो रहा है, उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो वाइगोट्स्की ने यही बोला था। और यहाँ पे यही पूछा है कि वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फासाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स इन द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस में वाइगोट्स्की ने बोला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, कल्चरल टूल्स का, कल्चर का। वाइगोट्स्की ने बोला था कि एक बच्चा जो कि जन्मा है ऐसे एक कल्चर में कि वो जब छोटा था तभी से वो स्ट्रीट में कुछ बेच रहा है, चाहे कुछ भी बेच रहा हो, तो उसका जो मैथमेटिक्स होगा, वो चाहे तो वो फॉर्मल स्कूल में गया हो या फिर नहीं गया हो, लेकिन उसका जो मैथमेटिक्स होगा वो बहुत अच्छा होगा। या फिर ऐसा एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई ट्राइबल ग्रुप का बच्चा हो गया जो कि पहाड़ में रहता हो, उसका जन्म वैसे जगह पे हुआ है, उसका फैमिली पहाड़ में रहता है, तो वो जैसे पहाड़ चढ़ेगा, एक नॉर्मल प्लेन एरिया में रहने वाला बच्चा वैसे पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। तो वाइगोट्स्की ने यही बोला कि कल्चर का प्रभाव सबसे ज्यादा है लर्निंग प्रोसेस में। इसीलिए वाइगोट्स्की का नाम जब आएगा उसके साथ आप लोग ये शब्द को याद रखिएगा। एक है कल्चरल टूल्स या फिर कल्चर, दूसरा है एसिस्टेड लर्निंग, और तीसरा है प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या फिर जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये दोनों चीज कल्चर आप लोग समझ गए। तो एसिस्टेड टीचिंग क्या है? एसिस्टेड टीचिंग है कि वाइगोट्स्की ने बोला था कि सीखने में अगर कोई हेल्प करता है, कोई टीचर हो या फिर कोई उसका साथ का ही कोई स्टूडेंट हो, बच्चा हो, कोई शिशु हो, अगर सीखने में कोई हेल्प करता है तो बच्चे आसानी से सीख पाते हैं और जल्दी सीख पाते हैं। ये चीज वाइगोट्स्की ने बोला है, इसको बोला है एसिस्टेड टीचिंग या फिर एसिस्टेड लर्निंग, ठीक है। और तीसरा क्या बोला है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एसिस्टेड टीचिंग, एसिस्टेड लर्निंग और जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब दोनों रिलेटेड है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? अगर वाइगोट्स्की ने बोला है अगर कोई बच्चा है जो कि एक विशेष काम को कर रहा है, कोई एक्टिविटी को कर रहा है या फिर कुछ लर्निंग प्रोसेस में कहीं जाके वो एक जगह तक कर लिया या फिर एक पॉइंट तक उसने सक्सेसफुली
लर्निंग अचीव कर लिया, उसके बाद बच्चा जो है वहां पे अटक रहा है, तो उस जगह पे अगर उसका टीचर उसको थोड़ा समझा दे तो वो क्या कर सकता है, उसका जो दुविधा आ रहा है, उसको जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो उसको ओवरटेक करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। उसको जो असिस्ट किया उसी को असिस्टेड लर्निंग या फिर असिस्टेड टीचिंग बोला जाता है। वो उसका टीचर भी कर सकता है या फिर उसका कोई साथ का बच्चा भी कर सकता है जिसने पहले वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो। तो वाइगोटस्की ने यही बोला है। तो जिस जगह से जहाँ पे उसको असिस्ट करने के बाद उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, बच्चे ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उस जगह को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला जाता है। और वो जो प्रोसेस है हेल्प करने का उसको असिस्टेड लर्निंग या फिर असिस्टेड टीचिंग बोला जाता है। तो वाइगोटस्की के साथ में आप लोग 3 शब्द को हमेशा याद रखिएगा, एक कल्चर, दूसरा है असिस्टेड लर्निंग और तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग दिए हैं कल्चरल टूल्स, लेकिन इसको भी हम लोग हिसाब में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आप लोग ये वीडियो देख लिए उसके बाद अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें वाइगोटस्की आ गया तो उसमें हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। लेकिन अगर पहले से हम लोग पढ़े नहीं होते और डायरेक्ट हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन मिलता तो हो सकता है कि हम लोग इसका आंसर गलत दे देते या फिर ना दे पाते, तो इसको हम लोग हिसाब में नहीं रखेंगे। अभी देखिए, अभी 8 नंबर क्वेश्चन है और 8 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ डैश। तो जीन पियाजेट जो है ये भी एक साइकोलॉजिस्ट है, तो इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी दिया है अपना। तो उन्होंने क्या बोला है, इन हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजेट एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को पियाजेट ने किस नाम से बोला है, इन टर्म्स ऑफ व्हाट। तो पियाजेट ने जो बोला था कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को स्कीमास बोले थे, उन्होंने क्या बोला था, स्कीमास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इसको भी हम लोग हिसाब में नहीं रखेंगे, क्योंकि पियाजेट अगर आप लोग पढ़े हैं तभी इसका आंसर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। लेकिन इसमें भी देखिए, आप लोग अगर थोड़ा अगर दिमाग लगाएंगे तो कुछ कुछ ऑप्शन तो है जिसको आप लोग इलिमिनेट कर पाएंगे, जैसे कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर 3 हो गया, ये तो हम लोगों ने वाइगोटस्की में पढ़ा है, तो ये नहीं होगा। ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन अगर आप लोग इलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि छोड़ना तो कुछ नहीं है, बार बार बोल रहे हैं छोड़ना कुछ नहीं है, सब क्वेश्चन का आंसर करके आना है। तो जो क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा अटक जाएंगे उसमें ट्राई कीजिए कि कितना ज्यादा ऑप्शन आप लोग इलिमिनेट कर पाए। इलिमिनेट करेंगे तो आपका जो आंसर आप दे के आएंगे उसका राइट होने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको भी 8 नंबर को भी आप लोग ऑप्शन में काउंटिंग में मत रखिए। अभी 9 नंबर है, 9 नंबर को क्या क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए 9 नंबर में लिखा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस डैश। इसमें भी पियाजेट को अगर आप पढ़ेंगे तभी दे पाएंगे। तो बोला है प्री ऑपरेशनल स्टेज में कैसे कैरेक्टराइज किया है, पियाजेट ने प्री ऑपरेशनल स्टेज को कैसे कैरेक्टराइज किया है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, 2 नंबर है सेंट्रेशन इन थॉट, 3 नंबर है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, 4 नंबर है एबिलिटी टू कंजर्व एंड सेरिएट ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए इसमें बोला गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है यही पूछा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर, सेंट्रेशन ऑफ थॉट। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो है बच्चा खाली अपने बारे में ही सोचता है, खुद के बारे में ही सोचता है, इसका अर्थ ये हो गया कि अपने बारे में सोचता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ये बाद में आता है, तो इसका भी हम लोग काउंटिंग में नहीं पकड़ेंगे, इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि पियाजेट पढ़ेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में क्या करेक्ट है यही पूछा है। ऑप्शन नंबर 1 है, डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन। इसमें क्या समझ में आया हम लोगों को, बोला है ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन में बोला है कि डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स, हर कल्चर में डेवलपमेंट का ग्रोथ सेम होता है और सबके लिए सेम होता है। ये कभी हो पाएगा, बोलिए। डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट है विकास। विकास सबको सेम नहीं हो पाएगा, सब बच्चे का विकास सेम नहीं होता है। कोई बच्चा है किसी कारण से उसका विकास उतना नहीं हो पाया जितना उसी का एज का दूसरा बच्चे का हो गया, ऐसा भी तो होता है, हम लोग देखते ही है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया कि विकास हर जगह पे और सबके लिए समान होता है, ये नहीं होता है। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है डेवलपमेंट ओकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। बोला है कि डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ स्कूल का जो लर्निंग है उससे ही होता है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। बच्चा खाली स्कूल से थोड़ी ना सीखता है, बच्चा अपना परिवार से सीखता है, अपना दोस्त लोगों से सीखता है, जो जिस परिवेश में वो रह रहा है उस परिवेश से सीखता है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 है डेवलपमेंट ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। बोलता है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट सिर्फ चाइल्डहुड में होता है, खाली बाल्यकाल में ही डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में डेवलपमेंट नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। ये क्वेश्चन कभी भी राइट नहीं हो सकता है ये ऑप्शन, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो पूरा जिंदगी भर होता रहता है। डेवलपमेंट कल आप जैसे थे उससे थोड़ा बहुत आज कुछ ना कुछ ज्यादा
सीखे होंगे, इसी को तो एक्सपीरियंस बोलते हैं। कि लोग बोलते हैं मेरा इस फील्ड में 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो अगर ऐसा होगा कि डेवलपमेंट खाली बाल्यकाल में ही होगा, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, तो कैसे होगा? तो इसको भी हम लोग ऑप्शन भूल बोल के चलते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या है? देखिए 4 नंबर ऑप्शन है डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल है, तो बहुत रूप है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट कोई मतलब सिंगल डायमेंशनल नहीं है कि यहीं पे जाने से डेवलपमेंट होगा, इसी तरीके से डेवलपमेंट होगा। हर जगह से आपका डेवलपमेंट होगा, हर समय में आपका डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल बोलते हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसको आंसर देने के लिए हम लोग को कुछ विशेष पढ़ना नहीं है, इसको हम लोग अपना जनरल नॉलेज से आंसर दे सकते हैं। तो इसको आप लोग 10 नंबर को काउंट कीजिएगा। अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें कि हम लोग 4 क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो कोलबर्ग के बारे में पूछा था। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो वाइगोटस्की के बारे में पूछा गया था। 8 पियाजेट के बारे में पूछा गया था, और क्वेश्चन नंबर 9 पियाजेट के बारे में पूछा था। ये 4 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी 6 क्वेश्चन जो है, 6 क्वेश्चन को हम लोग अपना जनरल नॉलेज से आंसर दे पाए थे। तो काउंट करते जाइएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एमोंग चिल्ड्रेन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। जन्म से लेकर आपका किशोरावस्था तक जो डेवलपमेंट होगा उसका सीक्वेंस क्या है? तो ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन है सेंसरी, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट। फिर इन तीनों शब्दों को एक्सचेंज करके दिया है। तो इन शब्दों का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग है जो कि आप बोल सकते हैं भावनात्मक। फिर कॉन्क्रीट का जो वास्तव है या फिर वस्तुनिष्ठ है, ऐसे बोल सकते हैं। जो थिंकिंग हम लोगों का है, भावनात्मक थिंकिंग कब आएगा? जब कोई बच्चा है वो ज़्यादा जैसे गहरी चिंता जिसको बोलते हैं, चीज़ों के बारे में गहराई से चिंता करने का जो स्टेट है, जो गहराई से चिंता करने का आपका एबिलिटी है, वो कब डेवलप होगा? जब बच्चा बड़ा होगा तभी डेवलप होगा। उससे पहले वो सिर्फ जो चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेगा, ज़्यादा गहराई से वो सोच नहीं पाएगा। और उससे भी पहले जब बच्चा एकदम छोटा होगा तब वो सिर्फ क्या करेगा? महसूस करेगा। उसको बोलते हैं सेंसरी। महसूस करेगा, जैसे आपने उसको टच कर लिया तो वो महसूस कर पाया कि किसी ने मुझे टच किया है, तो उसको सेंसरी बोलते हैं। तो सबसे पहले सेंसरी आता है, फिर कॉन्क्रीट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में होता है। एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि आपको गहराई से सोचना चाहिए। गहराई से सोचना होगा तो थोड़ा एज आना होगा, बच्चे का एज थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा, तभी जाके वो गहराई से किसी बारे में सोच पाएगा। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो यही आएगा कि सेंसरी, जो कि आप जैसे उसको टच किए तो उसने फील किया। तो सेंसरी जो है ऑप्शन एक ऑप्शन में ही सबसे पहले सेंसरी है, वो है ऑप्शन नंबर 1। और इसी में सबसे लास्ट में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जो कि गहराई से सोचना। तो क्रम यही बन रहा है कि सबसे पहले सेंसरी, फिर कॉन्क्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इसका आंसर हम लोग दे पाए हैं, इसको आप लोग काउंट कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। प्रोग्रेसिव क्लासरूम और एक क्वेश्चन हम लोग इसमें किए थे कि प्रगतिशील क्लासरूम श्रेणी कक्षा में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक बच्चा और दूसरा बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। सब बच्चा एक तरीके से नहीं सोचेगा, नहीं लिखेगा, नहीं पढ़ेगा, एक तरीके से नहीं होगा, एक तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। तो अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? तो क्या समझा जाएगा उसको? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है ए हिंडरेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हिंडरेंस मतलब बाधा, लर्निंग प्रोसेस में बाधा समझा जाएगा। 2 नंबर है ए फेलर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, टीचर का फेलर है ऐसा समझा जाएगा। 3 नंबर है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। ए क्राइटेरिया समझा जाएगा कि एबिलिटी बेस्ड ग्रुप बनाया जाए कि इसका एबिलिटी ऐसा है तो इसका एक ग्रुप हो गया, दूसरा 5 बच्चों का एबिलिटी ऐसा है तो उसका एक ग्रुप बन गया, दूसरा 5 बच्चों का एबिलिटी ऐसा है तो और एक ग्रुप बन गया, ऐसे ग्रुप बनाया जाएगा। या फिर चौथा है कि इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है? टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है उसका प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखिए ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, पहले ही बोला गया है कैसा क्लासरूम है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम है। तो इसमें जो होगा सब पॉजिटिव चीजें होगा। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको बाधा थोड़ी ना माना जाएगा, बाधा नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। 2 नंबर है फेलर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है, सबके बीच में होता है, सब बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, तो इसमें टीचर का क्या फेलर हो सकता है? इसमें टीचर का कोई फेलर नहीं है। तीसरा है कि क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। तो पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा ग्रुप बनाना ठीक नहीं है कि आप मतलब बच्चों में डिवाइड करें, जो आप पढ़ाएंगे सबके लिए पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप डिवाइड करके
इन लोगों का एबिलिटी कुछ ज़्यादा है तो इन लोगों को ज़्यादा पढ़ाएंगे, और एक बच्चों का एबिलिटी कम है इन लोगों को कम पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे आप। तो इसको भी हम लोग गलत मान के चलते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का क्या निकल के आया कि इंडिविजुअल डिफरेंस इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसको भी हम लोग आसानी से आंसर कर पाए। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, इन ए इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फासिस शुड बी ऑन इंक्लूसिव प्रोग्रेसिव। ये सब एक ही तरीके का शब्द है, थोड़ा इधर उधर करके देंगे लेकिन मीनिंग सबका मोटा मोटी एक ही है। तो आप लोग खाली इतना समझिए कि ये भी एक पॉजिटिव चीज बोल रहा है कि एक कैसा क्लासरूम है, इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड करता है, सबको इसमें समा लेता है। इसका हिंदी क्या होगा, देखिए, समावेशी कक्षा, सबको इसमें, सब तरीके का बच्चों को इसमें समाहित करता है। ऐसा एक क्लासरूम, मतलब किसी को एक्सक्लूड नहीं करता है, किसी को बाहर नहीं छोड़ता है, ऐसा एक क्लासरूम है। तो इसमें कैसा काम होगा, ऐसे क्लासरूम में कैसा काम होगा? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स। तो जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा ही गोल रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन नंबर 2 बोला है अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, मतलब इंस्ट्रक्शन जो दिया जाएगा उसमें डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर 3 में क्या पूछा गया है? सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। सोशल आइडेंटिटी जिसका जैसा होगा उसके हिसाब से डिवाइड कर दिया जाएगा, सेग्रीगेट कर दिया जाएगा। 4 नंबर बोला है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, मतलब सभी बच्चों का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? जैसे फिर से पढ़िए, देखिए, इंक्लूसिव क्लासरूम है, पॉजिटिव बातें होगा, ठीक है। 1 नंबर में क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, जिसका जैसा परफॉर्मेंस होगा वैसा ही उसके लिए गोल रखा जाएगा। तो ये तो पॉजिटिव बात नहीं हुआ, सबको इंक्लूसिव बोला है, किसी को छोड़ेगा नहीं, तो कैसे हम लोग परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स कर सकते हैं? फिर 3 नंबर देखिए, सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी। ये तो होगा ही नहीं, सोशल आइडेंटिटी किसी का अगर अलग अलग है तो उसके हिसाब से हम लोग क्लास में डिवाइड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। फिर ऑप्शन नंबर 2 क्या दिया गया है? अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या किया है? समरूपी निर्देश व अविभेदी निर्देश। तो ये थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये हो सकता है जो इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या नहीं करेंगे, कोई भी मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शन सबके लिए सेम देंगे, ठीक है। लेकिन 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सबसे बढ़िया लगा। क्या दिया गया इसमें? प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। सभी चिल्ड्रन के लिए, सभी बच्चों के लिए उनका जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमाइज करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग 4 देंगे, जो कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भी। तो इसको भी हम लोग बिना पढ़ाई लिखे के कर सकते हैं, खाली डायरेक्ट अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, तब भी इसका आंसर निकल जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज। तो जो ये एक्ट है 2016 का, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इसके हिसाब से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है सही शब्द है यूज करने के लिए? तो देखिए, जैसे हम लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी बोला जाता है पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इसको बहुत तरीके से नाम दिया गया है। पहले जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड बोला जाता था, फिर हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप्ड, फिर आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, फिर बोला जाता था दिव्यांग बोला जाता है आजकल, फिर जैसे स्पेशली एबल्ड चाइल्ड बोल के भी बोला जाता था। तो अभी 2016 का इस एक्ट के हिसाब से कौन सा आपका राइट शब्द है? इसमें आप लोग हिंदी थोड़ा देखिएगा तो इजी भी हो सकता है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है रिटार्डेड स्टूडेंट, जिसका हिंदी का है मंदित छात्र। दूसरा है हैंडीकैप्ड स्टूडेंट, जिसको विकलांग छात्र बोला जाएगा। तीसरा है स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। और चौथा है स्टूडेंट्स विद क्रिपल्ड बॉडी, जो है छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसमें भी आप लोग थोड़ा पॉजिटिव चीज ढूंढिएगा। कोई भी एक्ट बनाएगा नया नया तो उसमें हार्श जैसा वर्ड होगा वो सब यूज नहीं करेगा। तो इसमें हिंदी में देखिए, आजकल क्या बोला जाता है? दिव्यांग जन बोला जाता है। तो हिंदी को आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे, जो कि बोला गया है जिस छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फिजिकल, स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। मंदित छात्र नहीं बोलेंगे, मंद बुद्धि, मंदित ये सब हम लोग नहीं बोलेंगे, रिटार्डेड स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, हैंडीकैप शब्द भी आजकल यूज नहीं होता है, हैंडीकैप नहीं बोलेंगे, और ट्रिपल बॉडी, कमजोर शरीर का, ऐसा भी हम लोग नहीं बोलेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी, दिव्यांग जन बोला जाता है आजकल। तो इसका आंसर हम लोग दे पाए 14 नंबर। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में क्या बोला गया है? इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, ए टीचर शुड नॉट, जो स्टूडेंट है जो कि लर्निंग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं
उनके लिए टीचर को क्या नहीं करना चाहिए, शुड नॉट पूछा है, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या नहीं करना चाहिए, जो नेगेटिव चीजें होगा उसे नहीं करना चाहिए। तो इसमें जितना भी ऑप्शन होगा जो पॉजिटिव है उसको हम लोग छाट देंगे, वो नहीं होगा आंसर, क्योंकि हम लोग पूछे क्या नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव जो आंसर ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, बहुत तरीके का ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो सब दिखाना चाहिए। 2 नंबर है यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, मतलब जैसे आपका कंस्ट्रक्टिव चीजें यूज करना चाहिए, पेडागोजिकल संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपगमों का इस्तेमाल। 1 नंबर है दृश्य श्राव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ठीक है, ये दोनों हम लोगों का पॉजिटिव ऑप्शन आ गया और हम लोगों को निकालना है नेगेटिव ऑप्शन, क्या क्या नहीं करना चाहिए। मल्टीपल ऑडियो विजुअल एक तो दिखाना चाहिए, है कि नहीं, तो ए ऑप्शन ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम लोगों को पूछा क्या नहीं करना चाहिए, ये तो करना चाहिए। अगर स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रहा है तो आप क्या कीजिए, ऑडियो विजुअल दिखाइए, तब स्टूडेंट को सीखने में आसानी होगा। तो ए हम लोगों का आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेस, ये भी करना चाहिए, लेकिन आपको पूछा क्या नहीं करना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 3 नंबर पूछा है डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, सबके लिए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग सबके लिए बनाना चाहिए। एजुकेशनल प्लानिंग मतलब पूछा है, बोला है कि व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, मतलब सब स्टूडेंट के लिए सोचना, उसके लिए योजना बनाना, ये भी करना चाहिए। तो हम लोगों को पूछा है क्या नहीं करना चाहिए। देखिए 4 नंबर क्या है, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। रिजिड मतलब फिक्स्ड मतलब जैसे हम लोग पहले ही पढ़े थे, एक नंबर क्वेश्चन होगा शायद, उसमें पढ़े थे फिक्स्ड कैरिकुलम को। ऐसा ही है कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, जटिल को आप क्यों प्रयोग करेंगे, अगर आपका स्टूडेंट ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट को, फिर आप जटिल चीजों को क्यों प्रयोग करेंगे, इसको नहीं करेंगे हम लोग। तो इसका हम लोगों को पूछा है कि क्या नहीं करना है, तो यही हम लोगों का आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी का प्राइमरी फीचर क्या है, प्राइमरी फीचर तो क्या क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है लो कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ में आना, लो कॉम्प्रीहेंशन मतलब कम समझ में आएगा। क्रिएटिविटी अगर किसी में होना चाहिए तो उसके लिए उसको क्या चीज़ चाहिए, तो लो कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो अगर कोई आदमी क्रिएटिव होगा इसका मतलब थोड़ी ना है कि उसका समझ कम होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। फिर ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब उसका थॉट प्रोसेस जो है, उसका जो थिंकिंग है, चिंता जो है, विभिन्न फील्ड में उसका थिंकिंग हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर 3 नंबर दिया गया है हाइपर एक्टिविटी, ज़्यादा सक्रिय हो। हाइपर एक्टिविटी एक नेगेटिव टर्म है, सक्रिय होना ठीक है, हाइपर हो जाना ठीक नहीं है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 4 नंबर क्या दिया गया है, 4 नंबर दिया गया है इन अटेंटिवनेस, अटेंटिव नहीं है। कोई बच्चा अगर क्रिएटिव होगा तो अटेंटिव क्यों नहीं होगा, अटेंटिव होगा तभी वो क्रिएटिव हो पाएगा, अटेंटिव होगा तो टीचर का बात सुनेगा। तो क्रिएटिव होने का तो ऐसा मतलब नहीं है ना कि वो इन अटेंटिव हो जाएगा, अटेंटिवनेस उसका नहीं रहेगा, तो ये भी गलत हो गया। देखिए क्रिएटिव अगर कोई बच्चा होगा तो एक पॉजिटिव साइन है उसके लिए, तो एक पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें लो कॉम्प्रिहेंशन एक निगेटिव ऑप्शन लग रहा है, हाइपर एक्टिविटी एक निगेटिव ऑप्शन है, और 4 नंबर जो है इन अटेंटिवनेस ये भी एक नेगेटिव ऑप्शन है। तो हम लोगों का डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वही होगा हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर है इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड ए टीचर शुड। अगर आपका लर्नर जो है, आपका स्टूडेंट्स जो है डाइवर्स बैकग्राउंड से, विभिन्न बैकग्राउंड से है, अलग अलग डिफरेंट तरीके का बैकग्राउंड से अगर है, तो उसको डील करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में बातचीत नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर 2 है ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, डाइवर्स मतलब सेटिंग्स मतलब क्या है, विभिन्न जैसे अलग अलग विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अब हिंदी में क्या बोला है, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, मतलब विविध तरीके से उदाहरण पेश करना चाहिए, एग्जाम्पल्स पेश करना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, सबके लिए समान असेसमेंट रखना चाहिए, सबके लिए सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, सबके लिए सेम असेसमेंट रखना चाहिए। और 4 नंबर है यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स, जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप को स्ट्रेंथन करे, ऐसा आपको क्या करना चाहिए, ऐसा ही
स्टेटमेंट देना चाहिए। तो आपको क्या बोला गया, अगर आपका डाइवर्स बैकग्राउंड से आपका लर्नर्स आ रहे हैं तो टीचर को कैसा होना चाहिए, टीचर को खराब थोड़ी ना होना चाहिए, टीचर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो टीचर क्यों नेगेटिव स्टीरियोटाइप को स्ट्रेंथन करेगा? तो 4 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया। फिर 1 नंबर में क्या है, अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट ऑफ रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के बारे में बात नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आपका डाइवर्स बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो और डाइवर्सिटी के बारे में बात करना चाहिए, इधर बोला है कि अवॉइड करना चाहिए, ये तो गलत हो गया। फिर 3 नंबर ऑप्शन है, देखिए, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल, और 2 नंबर ऑप्शन है ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स। तो अगर डाइवर्सिटी अगर आपके क्लास में है तो आपको डाइवर्सिटी को ही फॉलो करना चाहिए। तो आप जो एग्जाम्पल देंगे, जैसे मान लीजिए आपका स्टूडेंट्स जो है, आपका क्लास का जो स्टूडेंट्स है वो भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, आते हैं, जिसमें हिंदू लोग हो गए, जिसमें मुसलमान लोग हो गए, सिख ईसाई सभी पारसी सभी तरीके के बच्चा आपके क्लास में है। तो आप जब किसी भी फेस्टिवल के बारे में जब पढ़ा रहे होंगे तो एग्जाम्पल आप कैसे देंगे? खाली सिर्फ एक ही धर्म विशेष से आप एग्जाम्पल देंगे, ना कि आप विभिन्न धर्म विशेष से विभिन्न जो फेस्टिवल्स होता है उनका एग्जाम्पल्स देंगे। तो सभी से एग्जाम्पल्स देना चाहिए ताकि सब बच्चा जो है रिलेट कर पाए। तो इसके लिए इसका ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बोला है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज है उसको कैसे फैसिलिटेट किया जा सकता है? हिंदी में क्या बोला है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, ऑप्शन नंबर 1 फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, मतलब ड्रिल और प्रैक्टिस पर फोकस करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मतलब एक ड्रिल, क्या ड्रिल किसको बोलते हैं, एक तरीके की चीज को, या फिर प्रैक्टिस जो बोला जाता है बार बार करना, तो ऐसे हो सकता है। 2 नंबर है एनकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को एक फिक्स प्रोसेस आप दे दिए कि इसी प्रोसेस से आपको ट्राई करना चाहिए तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 3 नंबर है एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस, एनालॉजिस कम यूज करना चाहिए, एनालॉजिस या फिर एनालॉगिस जो भी बोले। तो इसका हिंदी है समरूपों को के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। या फिर चौथा है 4 नंबर है जनरेटिंग फेयर एमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में डर पैदा करके, भय पैदा करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, आप जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी करेंगे या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को जब बढ़ावा देना है स्टूडेंट में, तो आप जो जिसको बोलते हैं रीजनिंग या फिर एनालॉजी, मतलब जैसे रीजनिंग बोलने से क्या समझ में आता है, कोई भी एक तार्किक एक आपका दिख जो है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट को याद रखना होगा कि इसके पीछे का कारण क्या है, जो प्रॉब्लम आया उसको कैसे हल किया जा सकता है, उसको उसका एनालॉजी या फिर एनालॉजी जो भी बोले उसको समझना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा आंसर। वैसे भी हम दूसरा ऑप्शन को देखेंगे तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, आप खाली बोलेंगे कि एक काम को आप मतलब करते जाइए तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब जैसे एक विशेष प्रॉब्लम होगा उसको आप पहले कर चुके होंगे, उसका आप जानते होंगे एज ए टीचर कि उसका सॉल्व, इसको प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया जाता है, और उसी को आप प्रैक्टिस करा रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको याद आ जाएगा कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 बोला है फिक्स प्रोसेस आप दे देंगे और बोलेंगे कि इसी से प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये भी नहीं होगा। और 4 नंबर क्या है, जनरेटिंग फेयर एमंग स्टूडेंट्स, डर पैदा करके, ये तो आप कभी भी नहीं करेंगे एज ए गुड टीचर, आप डर का माहौल कभी नहीं करेंगे क्लास में। तो कौन सा ऑप्शन रह गया, एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजिस, यही ऑप्शन हम लोग का रह गया जो कि उत्तर भी है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में बोला गया है मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाई, सीखने का जो मोटिवेशन है उसको सस्टेन कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शंस देखिए क्या है, पनिशिंग द चाइल्ड, सिरे से नकार सकते हैं हम इसको, क्योंकि पनिशमेंट जो है उसका कोई जगह नहीं है, तो इसको हम ऑप्शन को काट दिए। 2 नंबर ऑप्शन है फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, तो इसमें बोला गया है कि जो गोल है, गोल को ऐसे सेट करे टीचर कि जैसे स्टूडेंट को लगे कि इसमें अगर हम पढ़ेंगे कुछ सीखेंगे तो हम लोग इस चीज में मास्टर हो सकते हैं, मास्टर का मतलब पारगत हो सकते हैं। 3 नंबर है गिविंग वेरी इजी टास्क टू चिल्ड्रन, वेरी इजी टास्क अगर आप लोग दे देंगे तो उसका मोटिवेशन नहीं रहेगा सीखने का। कोई भी चीज के बारे में अगर आप, जैसे मान लीजिए 5th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है और उसको आप खाली दिन भर आप क्या कर रहे हैं कि नंबर्स लिखाते जा रहे हैं कि 1 से लेकर 100 तक का नंबर जो है आप लिखिए, तो उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसका मोटिवेशन लो हो जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 4 नंबर क्या है फोकसिंग ऑन रोट
मेमोराइजेशन, तो आप खाली कंठस्थ करने के लिए बोल रहे हैं कि ये चीज है, इसको तुम पढ़ो, रटो, रटने के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें भी आपका क्या नहीं आएगा, मोटिवेशन नहीं आएगा। तो मोटिवेशन किससे आएगा, अगर आप मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स में फोकस करेंगे तो उसमें स्टूडेंट का मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन है अभी। 20 नंबर क्वेश्चन में बोला है शेम डैश, मतलब शेम क्या है, शेम क्या है, शर्मिंदगी, शर्मिंदगी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है हैज नो रिलेशन टू कॉग्निशन, कॉग्निशन के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है, मतलब संज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है, शर्मिंदगी का कोई संबंध संज्ञान के साथ में नहीं है। दूसरा नंबर है कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द कॉग्निशन, कॉग्निशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। 3 नंबर है वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, मोटिवेट करने के लिए इफेक्टिव है। शुड बी 4 नंबर है शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इसको फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं कि शर्मिंदगी, आप स्टूडेंट को शर्मिंदगी का एहसास दिलाए, वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पहले तो समझ लीजिए। शर्मिंदगी हो, डर हो, ये सब नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव चीज हम लोगों को क्लास में नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बोला है कि 4 नंबर ऑप्शन बोला है कि शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली, इसको बार बार करना चाहिए, इसको तो हम लोग काट सकते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा। 3 नंबर बोला है इज वेरी इफेक्टिव टू मोटिवेट द चिल्ड्रन, शर्मिंदगी दिलाएंगे तो मोटिवेट कैसे होंगे, वो तो शर्म के मारे ऐसा हो सकता है कि आपका क्लास अटेंड ही ना करे, स्कूल ही छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो 2 नंबर में है कैन हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन कॉग्निशन, हाँ नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है क्योंकि ये शर्मिंदगी, डर, ये सब है ही नेगेटिव चीज, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोगों का आंसर होगा। और 1 नंबर जो है हैज नो रिलेशन विद कॉग्निशन, ये भी गलत है, रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, तो हम लोगों का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 21 देखिए, 21 में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मोड क्या है, तो टीचिंग लर्निंग का सबसे इफेक्टिव मोड क्या है, इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है रोट मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट, मतलब रटाना, रटाना क्या सबसे इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है, नहीं है, रटाना सबसे इफेक्टिव टूल नहीं है, इसको काट दिए। 2 नंबर है एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, विभिन्न कॉन्सेप्ट्स के बीच में, जैसे आप एक कॉन्सेप्ट को आज पढ़ाए, कल और दूसरा कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे या फिर पढ़ाए, तो 2 कॉन्सेप्ट के बीच में, 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, ऐसा बोल रहे हैं। 3 नंबर बोल रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, कोई एनालिसिस के बिना ही ऑब्जर्व करते रहिए, ये हो सकता है क्या, हाँ ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है लेकिन साथ में क्या दे दिया कि विदाउट एनालिसिस, एनालिसिस किए बिना ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे तो कोई टीचिंग लर्निंग का फल नहीं मिलेगा। 4 नंबर बोला है इमिटेशन एंड रिपीटेशन, एक चीज को बार बार दोहराइए तब आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो, मतलब उसका लाभ मिलेगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 ने क्या बोला है कि जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने से क्या होता है, टीचिंग लर्निंग का इफेक्टिव मोड बोला जाता है इसको। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो जो कॉन्सेप्ट्स आप क्लास में डिस्कस करते हैं वो कॉन्सेप्ट्स के बीच में जो जब आप क्या करते हैं रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेंगे तब ज्यादा इफेक्टिव तरीके से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आगे जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन है ए टीचर शुड एनालाइज द वेरियस एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ऑन ए गिवन टास्क बिकॉज, तो आप एक टास्क दे दिए स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने उसमें कुछ कुछ एरर किया है, तो एरर को क्यों एनालाइज करना चाहिए, यही बोला गया है कि क्यों एनालाइज करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया है शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली, यहाँ पे जो शी है वो टीचर है, शी जो है वो कौन है, टीचर है, टीचर के बारे में बोले तो शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट अकॉर्डिंगली। फिर पनिशमेंट के बारे में बोला है, तो एरर आप एज ए टीचर आप एरर किस लिए देखेंगे, एरर को एनालाइज किस लिए करेंगे, ताकि उस हिसाब से आप उसको पनिश कर पाए स्टूडेंट को, ये होगा क्या, ये नहीं होगा। 2 नंबर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बोला है कि एरर को अंडरस्टैंड करना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मीनिंगफुल होता है। एक जनरल स्टेटमेंट है, हो भी सकता है और उससे अगर ज्यादा कुछ अच्छा हो जाए तो वो भी आंसर हो सकता है। तो 3 नंबर 4 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर में है सी कैन सेग्रीगेट दोज हु मेड मोर एरर्स इन कंपैरिजन टू अदर्स, फिर से बोला गया है कि सेग्रीगेट करेंगे। अब तक हम लोगों ने जितना 22 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए उसमें तो 3-4 कॉन्सेप्ट तो बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे सेग्रीगेशन के बात बोले, सेग्रीगेशन हम लोग नहीं करेंगे क्लास में, क्यों करेंगे, सब हम लोगों के लिए समान है, तो सेग्रीगेशन नहीं करेंगे कि इसने ज्यादा एरर किया है तो इसको सेग्रीगेट कर देते हैं, नहीं करेंगे। 4 नंबर है लर्निंग इज सोनली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, बोला कि लर्निंग खाली इसी के ऊपर निर्भर है, ये भी नहीं है, लर्निंग सिर्फ एक चीज के ऊपर निर्भर नहीं है। तो हम लोग का जो जनरल स्टेटमेंट था वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स आर मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाँ मीनिंगफुल है, अगर अंडरस्टैंड करेंगे उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन, चिल्ड्रन के लिए सीखने में डिफिकल्टी कब आता है, यही पूछा है। व्हेन ऑप्शन नंबर 1 इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स,
इंफॉर्मेशन को जब डिस्कनेक्टेड चंक्स, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है उल्टा फुल्टा तरीके से, डिस्कनेक्टेड चंक्स मतलब कोई ऑर्डरली मैनर में नहीं दिया गया है, डिसऑर्डरली मैनर में दिया गया है। जैसे जो इन्फॉर्मेशन पहले देना था उसको बाद में दे दिया। जैसे आप मान लीजिए कि आप मैथ्स के टीचर है और आपने पहले स्टूडेंट्स को पहले आप नंबर सिखाएंगे, उसके बाद गुना भाग ये सब, प्लस माइनस सिखाएंगे, उसके बाद डिवाइड सिखाएंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब सिखाएंगे। ये सब नहीं करते हुए आप जटिल क्वेश्चंस को पहले दे दिए। आप नंबर सिस्टम को पढ़ाए ही नहीं, पहले आप जटिल क्वेश्चन को दे दिए, उसके बाद नंबर पढ़ाने लगे, उसके बाद डिवीजन में आ गए, प्लस माइनस कराए नहीं। तो ऐसे अगर करेंगे तो डिफिकल्टी होगा कि नहीं होगा? डिफिकल्टी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है। फिर ऑप्शन नंबर 2, दे आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग इज सोशियली कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड। ऑप्शन नंबर 4, कंटेंट इज रिप्रेजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। हिंदी देख लेते हैं इसका। ऑप्शन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, 1 नंबर है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। 2 नंबर है वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। 3 नंबर है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। ऑप्शन नंबर 4 है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। तो इसमें से सही उत्तर क्या लग रहा है? सही उत्तर आपको कौन सा लग रहा है? अगर सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करेंगे तो सीखने में कठिनाई होगी। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका आंसर है। बाकी सब जो है उसमें कठिनाई नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन या फिर प्रेजेंटेड इन डिस्कनेक्टेड चंक्स। अगर आप टुकड़ों में देंगे, जो इंफॉर्मेशन है टुकड़ों में देंगे तो सीखने में असुविधा होगा। फिर देखिए ऑप्शन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज। जो बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग है मतलब आपका सीखने का जो बेस्ट स्टेट है वो क्या है? मतलब अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? इसमें क्या बोला है? एरोजल और फेयर के बारे में, मतलब उत्तेजना और भय के बारे में बोला गया है। अगर भय नहीं होगा तो सबसे अच्छा है, ठीक है। तो जो जहां जहां पे उच्च भय, हाई फियर बोला गया है, वो तो आंसर में नहीं आएगा। तो अब पहला 2 ऑप्शन जो है उसको आप काट सकते हैं। जैसे हाई एरोजल, हाई फेयर नहीं होगा। जहां पे फेयर होगा वहां पे अधिगम सर्वोत्तम नहीं होगा, या फिर जो लर्निंग का स्टेट है वो फेयर में नहीं होगा, भय में नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। तो आप ऑप्शन 1 और 2 आप काट सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1 और 2 काट दिए। अभी 3, 4 बचा। 3, 4 में क्या बोला गया है? 3, 4 में आपको बोला गया है, जैसे 3 नंबर पे बोला है संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं, मतलब मॉडरेट एरोजल नो फियर। और 4 नंबर में बोला है नो एरोजल नो फियर, मतलब कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं। अभी उत्तेजना के बारे में देखिए, थोड़ा बहुत अगर उत्तेजना नहीं होगा तो सीखने का मोटिवेशन भी नहीं आएगा, मतलब एकदम इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिवनेस भी अच्छा नहीं है, ओवर एक्टिव भी, हाइपर एक्टिव भी अच्छा नहीं है। तो थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए 4 नंबर भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, मॉडरेट एरोजल नो फियर, मतलब संतुलित उत्तेजना होना चाहिए और भय नहीं होना चाहिए, कोई भय नहीं होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू जो है वो क्या बोलता है कि चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज। चिल्ड्रन का अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या रोल है, नहीं है, इसके बारे में बोला है। तो ऑप्शन नंबर 1 है हैव नो रोल टू प्ले इन, कोई रोल नहीं है। ऐसा कैसे होगा? उसका खुद का नॉलेज के लिए अगर उसका कोई नॉलेज रोल नहीं होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है आर सोलली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स फॉर, मतलब खाली जो वयस्क लोग हैं, प्राप्त वयस्क लोग हैं, उन्हीं पर डिपेंडेंट होता है, ये भी नहीं है। 3 नंबर है प्ले एन एक्टिव रोल। हाँ, एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं चिल्ड्रन, अपना नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक्टिव रोल प्ले करेंगे, हाँ करते हैं। और 4 नंबर है आर सोलली डिपेंडेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स इन, खाली टेक्स्ट बुक्स के ऊपर डिपेंड है, ये भी नहीं है। नॉलेज खाली टेक्स्ट बुक से नहीं आता है, टेक्स्ट बुक से जितना नॉलेज आता है उससे ज्यादा नॉलेज तो एनवायरमेंट से आता है, मतलब परिवेश से आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्ले एन एक्टिव रोल इन। मतलब कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि चिल्ड्रन जो है अपना नॉलेज को गेन करने के लिए, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। ये तो सही बात है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, मतलब लर्निंग के लिए कौन सा बिलीफ अच्छा है? एबिलिटी, ऑप्शन नंबर A1 है एबिलिटी इज इम्प्रोबेबल, मतलब एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। 2 नंबर है एबिलिटी इज फिक्स्ड, एबिलिटी जो है वो फिक्स्ड है, उसको ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। 3 नंबर है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, एफर्ट करेंगे लगाएंगे तो इसमें कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। 4 नंबर है फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, फेलियर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो ये सब ऑप्शन में आपको कौन सा ऐसा लगा कि लर्निंग के लिए अच्छा है?
देखिए लर्निंग के लिए क्या अच्छा है, ऑप्शंस देखिए ना, यहाँ पे हिंदी पे देखिए ऑप्शंस। योग्यता सुधार्य है, 2 नंबर है योग्यता अटल है, 3 नंबर है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 नंबर है असफलता अनियंत्रित है। तो लर्निंग के लिए कौन सा चीज अच्छा है, लर्निंग के लिए कौन सा चीज अच्छा है, देखिए बोला है कि हुज ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। एबिलिटी फिक्स्ड है, अगर एबिलिटी फिक्स्ड है तो ज्यादा लर्निंग कैसे ले पाएगा, एबिलिटी को कोई बढ़ाएगा नहीं तो लर्निंग दिन ब दिन बढ़ेगा कैसे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 नंबर है एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, एफर्ट लगाएंगे तो डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पे बोले नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फेलर इज अनकंट्रोलेबल, फेलर के ऊपर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है, तो फेलर के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं होगा, अगर आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो फेलर भी सक्सेस में परिवर्तित होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हम लोगों का होगा, जो कि बोला है एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल, मतलब आपका एबिलिटी आज जितना है अगर आप ट्राई करेंगे तो इम्प्रूव हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट इज लाइकली टू इम्प्रूव इन द सेटिंग्स व्हिच एम्फसाइज ऑन। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किस सेटिंग में अच्छा होगा, मतलब किस पर जोर देंगे तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट का अच्छा होगा। देखिए इसमें बोला है 1 नंबर कंपटीशन, मतलब स्टूडेंट के बीच में अगर कंपटीशन रखेंगे तो कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। 2 नंबर बोला है टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोगी, टेक्स्ट बुक में जैसे बोला है, जैसा टेक्स्ट बुक में पेडागोगी जैसा दिया गया वैसे ही कराएंगे। 3 नंबर है फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, बार बार एग्जामिनेशन लेंगे तभी अच्छा होगा। 4 नंबर है इंक्वायरी एंड डायलॉग, इंक्वायरी मतलब खोज और डायलॉग मतलब बातचीत, दो लोगों के बीच में बातचीत। तो किससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप ही बोलिए, अगर आप किसी भी टॉपिक पे आप कुछ पढ़े हैं उसका कॉन्सेप्ट आपका कब क्लियर होगा, जब आप किसी के साथ डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, डायलॉग करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कंपटीशन करने से, कंपटीशन और एग्जामिनेशन इन दोनों एक ही तरीके का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3। कंपटीशन करेंगे तो उसमें निकलेगा फल, फल निकलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी उसमें नहीं आएगा। कोई एग्जाम आप ले रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी कैसे आ सकता है, एग्जाम तो उसको जांच करेगा कि क्लियरिटी है कि नहीं, लेकिन क्लियरिटी आने के लिए क्या करना चाहिए, क्लियरिटी आने के लिए इंक्वायरी और डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, खोज करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी इसका आंसर नहीं होगा कि टेक्स्ट बुक में जो है वही पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा भी चाहिए होगा कभी कभी। तो 28 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग ए टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड ऑन द टास्क, मतलब कोई टास्क करते हुए साइना अपने आप से बात कर रही थी और किस बारे में कि टास्क को कैसे किया जाए उसके बारे में अपने आप से ही बात किया जा रही थी। तो अकॉर्डिंग टू लेव बाइगोटस्कीज आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, दिस काइंड ऑफ प्राइवेट स्पीच, ये जो प्राइवेट स्पीच अपने आप से किया जा रहा है ये किसका साइन है, अगर बातचीत अपने आप से करेंगे तो ये किसका साइन माना जाएगा। तो देखने में लगता है कि बाइगोटस्की का थ्योरी पढ़ेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, लेकिन ऑप्शंस देख लेते हैं, कभी कभी होता है कि बिना थ्योरी पढ़े भी ऑप्शन से ही हम लोग आंसर का पता लगा सकते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर एक है कॉग्निटिव इमेच्योरिटी, अगर कोई अपने आप से बात कर रहा है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि ये इमेच्योर है, इमेच्योरिटी शब्द यहाँ पे गलत हो गया। 2 नंबर है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन अपने ऊपर रेगुलेशन, तो ये हो सकता है नहीं भी हो सकता है। 3 नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। 3 नंबर है ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिज्म इसका आत्मकेंद्रिता, ठीक है। 4 नंबर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर होगा क्या, ये कोई डिसऑर्डर है, खुद से बात करना क्या कोई डिसऑर्डर है, नहीं है। तो हम लोग का आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 या फिर ऑप्शन नंबर 3, एक दोनों में से कोई होगा। तो आप लोग अगर रियल एग्जाम में बैठे होंगे तो 1 नंबर और 4 नंबर को आप लोग एलिमिनेट कीजिए अगर आप लोगों को पता नहीं है तो, और फिर ये दोनों में से किसी एक को आंसर दीजिए। हालांकि इसका जो सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्या होगा सेल्फ रेगुलेशन, इसको क्या बोला जाएगा सेल्फ रेगुलेशन। लेकिन अगर आप लोग इसको अगर रियल एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप लोग नहीं कर पाते हैं तब भी आप लोग कम से कम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और बाकी दोनों में से किसी एक को देने का ट्राई कीजिए। ये 28 नंबर क्वेश्चन को आप लोग काउंटिंग में मत रखिएगा, बाकी जितना अब तक किए हैं उसमें से पहले का 4 और ये क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आप लोग काउंटिंग में मत रखिए, क्योंकि इसको भी करने के लिए आपको बाइगोटस्की को पढ़ना होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, इवैल्यूएशन जो करते हैं आप मूल्यांकन करते हैं उसका एम क्या होना चाहिए। 1 नंबर है लेवलिंग ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट को लेवलिंग करना, मतलब लेवलिंग का मतलब क्या हो गया विद्यार्थियों को नामांकित करना, मतलब जैसे बोलते हैं कि एक लेवल लगा देना कि ये ऐसा बच्चा है, इसका इवैल्यूएशन में इतना मार्क आया है या फिर इवैल्यूएशन में ऐसा नंबर आया है, तो इसका ये जो स्टूडेंट है इस कैटेगरी का है, इसको लेवलिंग बोलते हैं। तो ये तो करेंगे नहीं, अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसे हम लोग जानते हैं कि इस लेवलिंग या फिर सेग्रीगेशन ये सब नहीं करेंगे। 2 नंबर ऑप्शन है
सेग्रीगेशन, फिर से सेग्रीगेशन आ गया। क्या बोला है कि इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स। ठीक है, सेग्रीगेशन करने के लिए बोला है, सेग्रीगेशन हम लोग करेंगे नहीं। फिर 3 नंबर है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। स्टूडेंट का क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है, इसको हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, ये हो सकता है। और चौथा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई अचीवर्स फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग जो हाई अचीवर्स है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं, ये भी नहीं है। तो हम लोग का आंसर है आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। देखिए कितना इजी ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया गया है। लेवलिंग करेंगे नहीं, सेग्रीगेशन हम लोग करेंगे नहीं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, मतलब डिवाइड नहीं करेंगे क्लास में कोई भी बेसिस पे। और 4 नंबर है कि हाई अचीवर को हम लोग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसके लिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं होता है। हम लोग किस लिए करेंगे, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। इवैल्यूएट करके हम लोग स्टूडेंट्स का नीड क्या है उसको जांच करेंगे और उस हिसाब से हम लोग फिर प्लानिंग करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन एसीडीपी का आखिरी क्वेश्चन है और आज के वीडियो का हम लोग का आखिरी क्वेश्चन होगा। दूसरा पार्ट हम लोग फिर दूसरा वीडियो में लाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन गया है क्योंकि आप लोगों को थोड़ा ऑप्शन बाय ऑप्शन समझा भी दिए है, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हुआ। तो 30 नंबर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसको कैसे आप लोग देखते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस जो होता है वो चिल्ड्रन का डेवलपमेंट में क्या होता है। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या बोला गया है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है हेरिडिटी ओनली, 2 नंबर है एनवायरमेंट ओनली, 3 नंबर है नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, और 4 नंबर है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों आता है, यही पूछा गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों देखा जाता है। जो जब हम लोग चिल्ड्रन का डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों देखा जाता है। तो हेरिडिटी ओनली, खाली हेरिडिटी तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिविजुअल डिफरेंस खाली मतलब जन्म से ही हम लोगों को मिले, जैसे केवल अनुवंशिकता पर आधारित होता है, केवल जन्म के द्वारा ही, या फिर जैसे फैमिली से जो मिलता है, जो हम लोगों का फैमिली बैकग्राउंड से जो मिलता है इसको हेरिडिटी बोलते हैं। खाली हेरिडिटी तो नहीं होगा क्योंकि एनवायरमेंट का भी उसमें हाथ होता है। यहाँ पे बोला हेरिडिटी ओनली, ओनली शब्द अगर नहीं होता तब ये हो सकता था। एनवायरमेंट ओनली, ए भी ओनली लिखा है, इसमें भी ए भी नहीं होगा। या फिर नाइदर हेरिडिटी नॉर एनवायरमेंट, दोनों में से कोई नहीं, ए भी तो नहीं है, सबका ही प्रभाव होता है। यहाँ पे 4 नंबर जो है इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यही होगा हम लोगों का आंसर। दोनों का हाथ रहता है, मतलब हेरिडिटी का भी हाथ रहता है और एनवायरमेंट का भी हाथ रहता है, दोनों मिलकर ही इंडिविजुअल डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। तो ये हम लोग 30 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, जिसमें कि हम लोग 5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग छोड़ देते हैं काउंटिंग के लिए। मतलब 25 क्वेश्चन का आंसर हम लोग इसमें विदाउट बुक नॉलेज, मतलब आपका अगर कोई सिलेबस का कोई नॉलेज भी नहीं होगा तब भी आप लोग 25 क्वेश्चन, इस 30 में से 25 क्वेश्चन को आप लोग कर पाएंगे। 5 क्वेश्चन को हम लोग छोड़ दिए क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है मतलब डिफरेंट थ्योरी से आया है, जैसे कि कोलबर्ट्स थ्योरी, वाइगोटस्की से 3 क्वेश्चन आया है और एक पियाजेट से आया है। तो ये 5 क्वेश्चन को छोड़ के भी 25 क्वेश्चन हम लोग अपना जनरल नॉलेज से कर पाते हैं। तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं और मैंने पहले भी बोला है वीडियो का, जब शुरू किए थे तब भी मैंने बोला कि इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों को दिखाना कि आप लोग सीटेट में अगर खाली आपका जनरल नॉलेज लेके भी जाएंगे तब भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे। 30 में से देखिए 25 क्वेश्चन का आंसर आप लोग खाली अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को पढ़िए, निकल जाता है। तो इसके बाद हम लोग करेंगे ईवीएस, उसमें भी दिखाएंगे कैसे जनरल नॉलेज से आंसर बनते हैं, और मैथ्स भी करेंगे। तो सब वीडियो भी आप लोग देखिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत सारा रिसर्च करना पड़ा, बहुत टाइम देना पड़ा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल में अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ऐसे ही सीटेट रिलेटेड वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, तो वो सब वीडियो भी आप लोगों को मिलता रहेगा। थैंक यू।